हेलो बच्चों, साइकोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इससे पहले हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कायिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वचालित तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या स्वचालित हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है और जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब इन सभी जो जिसे हम कह रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसमें एक शब्द आ रहा है तंत्रिका। तो वो क्या है जो हमारी सभी सूचनाओं को अंगों से लेकर के सभी संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक यानी मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और मेरुरज्जु से जो भी आदेश होते हैं उन्हें अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं? तो वो कोशिकाएं आपकी कौन सी होती हैं? उनका नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका को केवल ऐसा नहीं है कि केवल तंत्रिका नाम से ही जाना जाता है, तंत्रिका कोशिका को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे न्यूरॉन, हिंदी में भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा और इंग्लिश में आपको न्यूरॉन शब्द ऐसे NEURON न्यूरॉन लिखा हुआ मिलेगा। तो न्यूरॉन भी एक इसका ही नाम है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसे एक और नाम से पुकारते हैं, वो है स्नायु। ठीक है, स्नायु। तो एग्जाम में न्यूरॉन किसे कहते हैं ये आता है क्वेश्चन, तब भी तंत्रिका कोशिका ही है। अगर पूछा जाए स्नायु किसे कहते हैं, तब भी तंत्रिका कोशिका ही है। और एक और नाम स्नायु कोश, स्नायु कोश, अगर ये नाम आता है तब भी तंत्रिका कोशिका की ही बात हो रही है। यानी एक तंत्रिका कोशिका को कई नामों से पुकारा जाता है। तो आप एग्जाम में जो भी नाम आपका दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, क्वेश्चन घुमा कर दिए जाते हैं अक्सर। तो आप देख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका शब्द की जगह अगर उन्होंने न्यूरॉन दिया, स्नायु दिया, स्नायु कोश दिया, तो आप उसको भी समझें कि यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और तंत्रिका कोशिका के ही बारे में है वो। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स में अगर आपको बताऊं तंत्रिका कोशिका के बारे में, तो देखिए तंत्रिका कोशिका शब्द का प्रथम बार जो उपयोग है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का जो प्रथम बार, ठीक है, ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया? ठीक है, तो प्रथम बार जो उपयोग है वो किया था हमारे हेनरिक, एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक हेनरिक, ठीक है, हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं कि हमारा तंत्रिका कोशिका शब्द का जो उपयोग है वो प्रथम बार हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर ने किया था। ठीक है, इन्होंने किया था। अगर हम बात करें कि हमारे मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो मानव मस्तिष्क में, ठीक है, मानव मस्तिष्क में आपके लगभग जो कोशिकाएं हैं ये इनकी संख्या होती है 100 खरब। ठीक है, 100 खरब लगभग हमारे मानव मस्तिष्क में माना जाता है कि 100 बिलियन 100 खरब जो है कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इतना ये मान लिया जाता है कि इतनी कोशिकाएं लगभग हमारे में होती हैं। फिर इसके बाद में आपका आता है तीसरी चीज, जो तीसरा फैक्ट अगर हम बात करते हैं कि इनकी लंबाई कितनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। तो सामान्य रूप से इनकी लंबाई जो होती है, सामान्यतः इनकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर से
लगभग 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लगभग इनकी लंबाई होती है। अगर मैं फैक्ट्स की ही बात कर रही हूं तो ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाएं तो और भी होती हैं, लेकिन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं को। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन्स को। तो हमने यहाँ पर कुछ जो फैक्ट्स हैं वो क्या क्या समझे कि तंत्रिका कोशिका का प्रयोग, जो ये वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम वर्ड किसने यूज किया था? हेनरिक विल्हेल्म वॉल्डेयर ने यूज किया था। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी तंत्रिका कोशिकाएं हैं? तो 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। सामान्यतः लंबाई जो होती है वो 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको बोल दूं, कुछ बुक्स में 100 अरब लिखा होता है, कुछ बुक्स में 100 खरब लिखा होता है। जनरली हमें 100 खरब मिलता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में 100 अरब हो तो आप 100 अरब को टिक कीजिएगा। इतनी मतलब अरब या खरब की संख्या आपको लेकर चलनी है। सामान्यतः लंबाई 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है और शरीर की सबसे लंबी कोशिका हम इसको मानते हैं। यहाँ तक कि इसकी लंबाई जो होती है कई बार वो कई फुट तक होती है, मतलब 4 फुट 5 फुट तक भी होती है, क्योंकि आपके मस्तिष्क से ये कोशिकाएं कहां तक जा रही हैं? आपके बिल्कुल पैर के लास्ट एज तक जा रही हैं। तो सोचिए उसकी लंबाई एक व्यक्ति की लंबाई के ही बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तंत्रिका कोशिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट बात आती है कि हमारी तंत्रिका कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। फिर हम इसकी रचना के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, अगर मैं बात करती हूं तो तंत्रिका कोशिकाओं को हम जब उसके प्रकार की बात करते हैं तो उसके प्रकार जो हैं वो हमारे दो आधारों पर देखे जाते हैं। एक प्रकार देखा जाता है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारी तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी कहलाती है एकल ध्रुवीय। नंबर 2 कहलाती है हमारी द्विध्रुवीय। नंबर 3 ये कहलाती है बहुध्रुवीय। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने तंत्रिका कोशिका, इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ जो आप एक तंत्रिका कोशिका देख रहे हैं, ठीक है, इस तंत्रिका कोशिका में आप देख रहे हैं इस तरह की रचनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमारी एक तंत्रिका कोशिका में इस तरह की जो रचना है ये केवल एक ही तरफ बनी हुई है कि पूरी कोशिका ऐसे आ रही है और केवल एक ही तरफ जाकर के ये ऐसे डिविजन्स आ रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी इस तरीके की कोशिका जो बन रही है और ये इसका केंद्रक है। तो इस तरह की कोशिका आपकी एकल ध्रुवीय कोशिका कहलाती है। आगे समझ में? अगर इसी कोशिका में इधर की तरफ भी इस तरीके के डेंड्रॉइड्स निकले हुए हैं, आई विल टॉक अबाउट दिस, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो ये जो है अगर दो तरफ निकले हुए हैं तो ऐसी कोशिका को फिर हम क्या कहेंगे? द्विध्रुवीय कहेंगे। ठीक है, अगर एक ही तरफ है तो एकल ध्रुवीय, दो तरफ है तो द्विध्रुवीय। और यही जब कई तरफ होती है, दो से ज्यादा तरफ होती है, जैसे इसमें दिखाई दे रही है आपको, कई तरफ दिखाई दे रही है, तो ये हो गई हमारी बहुध्रुवीय। आगे समझ में? ठीक है, तो रचना के आधार पर हमारी 3 तरह से तंत्रिका कोशिकाएं हो सकती हैं। एकल ध्रुवीय, एक ध्रुवीय जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर, इंग्लिश में कहते हैं यूनिपोलर, ऐसे ही द्विध्रुवीय डायपोलर और बहुध्रुवीय मल्टीपोलर। ठीक है, तो ये हमारी 3 तरीके की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं रचना के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके कार्यों के आधार पर, ठीक है, कार्यों के आधार पर अगर बात करें, ठीक है, तो हमारी
एग्जाम में आपको कई बार संवेदी शब्द हिंदी में ना देके वो सेंसरी ऐसे ही हिंदी में दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, सेंसरी। तो आप सेंसरी पहचान सकते हैं। एफेरेंट वो सीधे हिंदी में दे देते हैं एफेरेंट, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को समझ सकते हैं। एफेरेंट न्यूरॉन किसको कहते हैं? संवेदी तंत्रिका को ही कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन किसे कहते हैं? संवेदी तंत्रिका को ही कहते हैं। तो ये इतने नामों से आपकी जानी जाती है संवेदी तंत्रिका। अब ये संवेदी तंत्रिका जो है इसका क्या काम होता है? संवेदी, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संवेदन करना, ठीक है। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये हमारे अंगों से, ठीक है, कहां जा रही है? मस्तिष्क। इनकी जो काम करने की दिशा है, इनके अंदर जो तंत्रिका आवेग का प्रवाह होता है, इंपल्स का प्रवाह होता है, वो अंग से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तरफ होता है। ये अंग से सूचना मस्तिष्क को ले जाकर देती है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ अगर मान लीजिए किसी गर्म चीज से छू जाता है, ठीक है, तो हाथ से कि हाथ में कोई गर्म चीज टच हुई है, स्पर्श हुआ किसी गर्म वस्तु का, ये कौन बताएगा? ये संवेदी तंत्रिकाएं हाथ से सूचना कहां पहुंचाएंगी? मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी, मेरुरज्जु तक पहुंचाएंगी। ये काम संवेदी तंत्रिकाओं का होता है, ठीक है। तो ये संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है ना। दूसरी फिर हमारी आती है, अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी हमारी है इसी की जस्ट उल्टा जो काम करेगी, और उसका नाम हमारा होता है प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। प्रेरक तंत्रिका ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है संवेदी तंत्रिका की। अगर हम इसकी बात करते हैं इंग्लिश में इसको मोटर, ठीक है, मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम है इफरेंट। देखिए आपने उसमें पढ़ा एफेरेंट और ये है इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है, एफेरेंट न्यूरॉन एंड इफेरेंट न्यूरॉन। तो हमारी जो प्रेरक तंत्रिका है, मोटर न्यूरॉन है, ये इफरेंट न्यूरॉन भी कहलाता है। किसी भी नाम से आपके एग्जाम में आता है तो आप समझ जाइएगा ये प्रेरक तंत्रिका की बात हो रही है। अच्छा, संवेदी तंत्रिका क्या कर रही थी? संवेदी तंत्रिका हमारी अंग से मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक सूचनाओं को पहुंचा रही थी। और ये कोशिका क्या करेगी? प्रेरक तंत्रिका क्या करेगी? प्रेरक तंत्रिका मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, जो भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हाथ छू गया किसी गर्म चीज से, तो संवेदी तंत्रिका ने अपनी ये सूचना पहुंचा दी मस्तिष्क तक कि भाई किसी गर्म चीज से हाथ टच हो गया है, स्पर्श हो गया है, तो मस्तिष्क अब आदेश देगा वहां से हाथ को हटा लो, ठीक है ना। गर्म चीज टच हो गई है तो हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ को नुकसान होगा, हाथ की स्किन जल जाएगी। तो वो जब उसको संदेश को देगा तो अंग तक उसे कौन लेकर आएगा? अंग तक उस आदेश को लेकर आएगी प्रेरक तंत्रिका। आ गया समझ में? ठीक है, तो संवेदी तंत्रिका अंग से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है सूचना को, और प्रेरक तंत्रिका जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें अंगों तक ले जाती हैं। इसीलिए इन्हें मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन का मतलब हो गया जो इफेक्टिव हैं, जो प्रेरित कर रही हैं अंग को, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद तीसरी आती है आपकी कार्यों के आधार पर, ये जिसमें संवेदी और प्रेरक दोनों होती हैं, यानी मिश्रित, ठीक है, ये है मिश्रित तंत्रिका। मिश्रित तंत्रिका को हम एक और नाम इंग्लिश में जिसे जानते हैं मिश्रित, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड न्यूरॉन। और इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन के अलावा इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इंटर न्यूरॉन। इसका काम जो होता है वो संवेदी और प्रेरक दोनों का ही होता है। देखिए जो हमारे दूर वाले अंग हैं और जो हमारे ऐच्छिक अंग हैं, ज्यादातर उन सभी में संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से उन अंगों का उपयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरह की क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में,
ठीक है। ऑटोनॉमस सिस्टम जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को कराता है और ऐच्छिक क्रियाएं हमारी जो होती हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए होती हैं। तो हमारी मिश्रित तंत्रिकाएं ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है वहां काम करती हैं। ये संवेदी और प्रेरक दोनों का काम करती हैं, मतलब अंग से सूचनाओं को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक भी ले जाएंगी और मेरुरज्जु से जो सूचनाएं हैं उन्हें अंगों तक वापस भी लाएंगी। दोनों काम करने की वजह से ये मिश्रित तंत्रिकाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं अब इस आधार पर, एक तो रचना के आधार पर हो गया, दूसरा कार्य के आधार पर हो गया। रचना के आधार पर भी 3 तरह की हैं और कार्य के आधार पर भी 3 तरह की हैं। अब बात करते हैं, जब हमने इतनी बातें कर ली कि तंत्रिका कोशिका हमारी जो है उसकी रचना के आधार पर प्रकार, उसके कार्यों के आधार पर प्रकार, हमारे मस्तिष्क में होती कितनी तंत्रिकाएं हैं, ये सब अब हमने पढ़ लिया। तो अब बात करते हैं इस तंत्रिका कोशिका की रचना की। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं यहाँ तंत्रिका कोशिका की 2 वीडियो तैयार कर रही हूँ। एक जिसमें मैं आपको इसकी रचना के बारे में बताऊंगी, जो कि यही है, और नेक्स्ट जो इससे अगला पार्ट 2 वीडियो होगा तंत्रिका कोशिका का, उसमें हम लोग तंत्रिका कोशिका किस प्रकार काम करती है ये जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होता है, और जब उत्पन्न होता है तो कैसे वो प्रवाहित होता है, कैसे सूचना एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचती है। ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा अगर हम अभी बात करते हैं। तो इसलिए हम रचना देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका की। मैं जो यहाँ तंत्रिका कोशिका की रचना बता रही हूँ वो एक बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। वास्तव में रचना एक सी ही होगी, चाहे वो एकल ध्रुवीय हो, चाहे वो द्विध्रुवीय हो, चाहे वो बहुध्रुवीय हो, रचना एक सी ही होगी, बस सिर्फ अंतर हमारे डेंड्रॉइड्स का होता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ रचना की बात करते हैं। देखिए, एक तंत्रिका कोशिका बिल्कुल जैसे एक सामान्य कोशिकाएं होती हैं। आपने अपने 9th क्लास में और 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कोशिकाओं के बारे में, और कोशिकाओं में आप पढ़ते हैं कि किसी कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो कोई भी कोशिका होती है आपकी, तो कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? एक तो उसकी सेल बॉडी होती है, उसकी कोशिका कला होती है, एक भित्ति होती है, ऊपर से मेम्ब्रेन, ठीक है, एक झिल्ली टाइप की, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे केंद्रक होता है, ठीक है ना, एक केंद्रक होता है आपके। दूसरी चीज क्या होती है? गोल्जी कॉइल होता है, ठीक है, गोल्जी कॉइल होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा आपने ये सब, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़े थे जब हम लोग 9th 10th में सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, ठीक है, अंतःप्रदव्य जाल, ठीक है, अंतःप्रदव्य जाल ये भी होता है, ठीक है, जालक ये होता है। इसके अलावा हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर जीव द्रव्य होता है, जिस जीव द्रव्य में ये सभी जो भाग हैं ये तैरते रहते हैं। तो ये जो पार्ट्स हमारे एक कोशिका के होते हैं, जनरल एक सिंपल कोशिका के होते हैं, ये सभी पार्ट एक तंत्रिका कोशिका में भी पाए जाते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है, गोल्जी कॉइल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रदव्य जालक भी होता है, राइबोसोम भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, मतलब ये सब कुछ होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर तो तंत्रिका कोशिका तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक नॉर्मल कोशिका से अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका है इसके अंदर ये पार्ट होते हुए भी एक और पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है ये बेटा 2 तरह, इसमें 2 पार्ट्स इसके मेनली होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर 1 आता है आपका कोशिका काय, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो हमारी कोशिका होती है उसी की तरह
होता है, और दूसरा होता है स्नायु अक्ष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जिसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं स्नायु अक्ष क्या है, कोशिका काय। देखिए यहां से यहां तक का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कोशिका काय, सेल बॉडी कहते हैं। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है सोमा। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कोशिका काय सोमा एक ही है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका कोशिका के दो भाग हैं, डैश और एक्सॉन, तो डैश में वो आपसे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपका 4 ऑप्शन में वो सोमा दे रहे हैं, कोशिका काय नहीं दे रहे। ठीक है, वो आपको दे रहे हैं कोशिका काय की जगह पर सोमा, तो आप सोमा को मानिए कि वो कोशिका काय ही है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट के नीचे से एक लंबा सा जो भाग जा रहा है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, स्नायु अक्ष कहते हैं। वास्तव में क्या होता है, नॉर्मल कोशिका के अंदर तो बिल्कुल सब जो नॉर्मल कोशिका होती है, नॉर्मल कोशिका के अंदर ये सेम ऐसे ही रहते हैं सारी तरफ से, लेकिन एक तंत्रिका कोशिका में एक भाग थोड़ा लंबा निकल जाता है। ठीक है, और जो ये लंबा निकला हुआ भाग है, इसी को हम एक्सॉन कहते हैं। आगे समझ में, तंत्रिका कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ये दिखाई दे रहा है आपको गोलाकार, ये है इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में ही आपका वही बिल्कुल एक जनरल जो कोशिका के अंदर होती हैं चीजें, केंद्रक के अंदर वही होता है। केंद्रक कला होती है इसकी, केंद्रक की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर केंद्रिका छोटी सी न्यूक्लियर रहती है उसके अंदर। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम निसेल पार्टिकल या निसेल कण कहते हैं। ठीक है, निसेल कण ये भी सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसमें चारों ओर एक बहुत पतले, मतलब बाल से भी बहुत पतले, है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक रेशेदार, ठीक है, तंतु होते हैं। इन तंतुओं को हम कहते हैं स्नायु तंतु यानी न्यूरॉन फाइबर्स। ये न्यूरॉन फाइबर्स ही जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, इस कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हैं, जिसमें कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा गोल्गी कॉय, हमारा अंतःप्राद्रव्य जालिका, ये सब भरे हुए रहते हैं। ठीक है, ये सब उसमें तैरते रहते हैं, और इनके अंदर ये निषेध कण भी तैरते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारी जो सेल बॉडी है, इसके पार्ट्स कहीं कहीं पर जाकर एक वृक्ष की शाखाओं जैसी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, शाखाओं जैसी आकृति में विभाजित हो जाते हैं, कहीं कहीं पर लंबे होकर, तो उनको हम शाखाओं को हम कहते हैं वृक्षिका। जैसे वृक्ष की शाखा होती है, तो इनको भी नाम दिया गया है, छोटे छोटे हैं इसलिए वृक्षिका। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डेंड्रॉन। और जब ये शाखाओं का एंड पॉइंट देखा जाता है, तो इनका एंड पॉइंट कहलाता है वृक्षिकांत। ठीक है, एक जो तंत्रिका कोशिका होती है, वो दूसरी तंत्रिका कोशिका से सूचना का जो आदान प्रदान करती है, वो इन्हीं वृक्षिकांतों की मदद से करती है। ठीक है, यही वृक्षिकांत हैं, डेंड्रॉइड्स हैं, जिनसे एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कैसे, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अच्छा, फिर ये ऊपर की लेयर तो मैंने आपको बताई थी, इसको हम कोशिका तला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ऊपर का पोर्शन कहलाता है कोशिका काय यानी सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। इसके अंदर जो ऊपर की परत है, उसको हम कहते हैं कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे तंतु हैं, जाल है उनका रेशेदार बिल्कुल, जिनको हम स्नायु तंतु या न्यूरॉन फाइबर्स कहते हैं। इसी में बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, जो कि हर कोशिका के अंदर है, तो यहाँ भी है। और वृक्षिका, इससे कोशिका कला जो हमारी है थोड़ी लंबी होकर जो यहाँ जहाँ निकली हुई है, वृक्ष जैसी शाखाओं की एक रचना ली हुई है, उसे हम वृक्षिका डेंड्रॉन कहते हैं। और उनके एंड पॉइंट्स को हम कहते हैं वृक्षिकांत। क्लियर? इसमें जो पार्टिकल्स भरे रहते हैं, उन्हें हम निषेल कण कहते हैं। निषेल कण की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो निषेल कण हैं, ये सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद करते हैं। और जब ये टूट जाते, किसी
परिस्थिति में किसी भी एक मतलब बीमारी होती है, एक परेशानी होती है जिसमें ये निषेल कण टूटकर बारीक पाउडर बनने लगते हैं जिससे तंत्रिका कोशिका को नुकसान होता है। ठीक है, तो इस जो क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं क्रोमोटोलिसिस। क्या कहते हैं? क्रोमोटोलिसिस। तो क्रोमोटोलिसिस क्या होती है? क्रोमोटोलिसिस होती है कि जब हमारा जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका में जो निषेल पार्टिकल हैं टूटकर बारीक पाउडर बनने लगते हैं, जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिका के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान प्रभावित होने लगता है। तो इस घटना को, इस परेशानी को हम कहते हैं, समस्या को हम कहते हैं क्रोमोटोलिसिस। ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि नीचे वाले पोर्शन की। देखिए क्या होता है कि ये जो वृक्षिकाएं हैं, ठीक है, ये हमारी थोड़ी ही लंबी हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका के अंदर कोई एक वृक्षिका वाला भाग काफी लंबा हो जाता है। काफी लंबा से मतलब लगभग कई बार तो ये 90 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक यानी 1 मीटर तक भी हो सकता है, और कई बार कई फुट तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन हमारा स्नायु अक्ष होता है। ये एक स्नायु अक्ष है। देखिए अभी मैंने एक राइबोसोम्स की बात की थी, तो देखिए सेल बॉडी में हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम मैंने अभी बताया आपको, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन इस भाग में, एक्सॉन भाग में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। इस भाग में राइबोसोम्स नहीं होते, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सॉन की, तो एक्सॉन में ये जो है हमारी ऊपर से, देखिए नीचे ये बिल्कुल मध्य में एक बहुत पतली सी एक लाइन जैसी जा रही है, जिसको हम कहते हैं श्वान कोशिका, श्वान शेल। इसको हम कहते हैं श्वान कोशिका यानी श्वान शेल। और जो हमारी श्वान शेल होती है, ये श्वान शेल हमारी बहुत पतली होती है। ठीक है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है, ठीक है, इसके ऊपर की जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूरोलीमा। ये एक झिल्ली से ढकी हुई है जो हमारी श्वान कोशिका है, और इस श्वान कोशिका के जो हमारी सूचना जाती है एक आवेग के रूप में, वो इसी श्वान कोशिका से जाती है, और इस श्वान कोशिका के ऊपर जो लेयर आ रही है उसे न्यूरोलीमा कहते हैं। न्यूरोलीमा जो है इसके बीच में, ठीक है, न्यूरोलीमा के ऊपर भी एक कवरिंग है। इस कवरिंग को हम कहते हैं मेड्यूलरी शीथ, माइलिन शीथ या मेड्यूलरी शीथ हम इसको कहते हैं। मेड्यूलरी शीथ जो है बीच में से टूटी हुई होती है। ठीक है, बीच में से, ये देखिए बीच में यहाँ है, फिर बीच में टूट गई, यहाँ है फिर बीच में टूट गई, यहाँ है फिर बीच में टूट गई, इस तरीके बीच में टूटी हुई होती है। तो जहां ये बीच में टूटी हुई है, इस भाग को हम कहते हैं रेनवियर नोड। ये रेनवियर के नोड कहलाते हैं, मतलब गांठें बीच में कहलाती हैं। रेनवियर वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में ज्ञात किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे हम रेनवियर नोड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेनवियर नोड्स हैं, ठीक है, ये रेनवियर नोड्स हमारे बीच में हैं, इनके यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, बाकी हिस्से पर माइलिन शीथ है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती ही नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखिए कि जो माइलिनेटेड होती हैं, जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं जिनमें एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, वहां पर ट्रांसमिशन जो होता है, जो तंत्रिका आवेग है, उसकी गति होती है, वो बहुत तेज होती है। फास्टली आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है माइलिनेटेड शीथ, क्योंकि माइलिनेटेड शीथ के 2 काम होते हैं। एक तो श्वान कोशिका को सुरक्षित रखना, क्योंकि भले ही न्यूरोलीमा आ रही है, लेकिन न्यूरोलीमा इतनी ज्यादा हमारी पावरफुल नहीं है, झिल्ली ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर माइलिनेटेड शीथ जो आ रही है, माइलिनेटेड शीथ में काफी ज्यादा एक तो सुरक्षा मिलती है, दूसरे एक्सॉन में ना तो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, ना किसी प्रकार के कोई भी मिनरल्स इसको मिल रहे हैं। तो इसको जो मिनरल्स हैं वो कौन दे रहा है? माइलिनेटेड शीथ से ही इसको प्राप्त हो रहे हैं, यही इसको दे रही है एक्सॉन को। ठीक है, नीचे
डेंड्राइट्स की तरीके से ही दिख रहे हैं। इनके एज पॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन। इनको क्या कहते हैं हम? एक्सॉन टर्मिनल बटन कहते हैं। देखिए, जब कोई तंत्रिका कोशिका से सूचना जाती है तो तंत्रिका कोशिका के यही एक्सॉन बटन, ठीक है, इस तरीके से ये जो तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन बटन है, यही डेंड्राइट से इस तरीके से मिलते हैं, जो एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट हैं उनसे मिलते हैं और अपनी सूचना उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि कभी भी हमारे ये बटन्स डेंड्राइट से मिलते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, दूर से ही एक दूसरे को सूचनाएं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी तंत्रिका कोशिका की रचना पूरी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी इन सब के अब हम तंत्रिका आवेग कैसे ये इसके अंदर होता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए